हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीपीएससी 113 डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोऑपरेटिव्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और उनके मेन एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। साथ ही ये भी एक्सप्लेन करना है कि ये इंडिया जैसे देश में क्यों इंपॉर्टेंट है। आंसर। इंट्रोडक्शन। कोऑपरेटिव्स एक वॉलंटरी ग्रुप होते हैं जहां लोग मिलकर अपने इकोनॉमिक, सोशल या कल्चरल गोल्स अचीव करने के लिए काम करते हैं। ये डेमोक्रेटिक कंट्रोल और म्यूचुअल हेल्प के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होते हैं। यूरोप के 19th सेंचुरी कोऑपरेटिव मूवमेंट से शुरू होकर यह कॉन्सेप्ट इंडिया में रूरल डेवलपमेंट में काफी यूजफुल साबित हुआ है। मेन बॉडी। 1. कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव एक ऐसा एंटरप्राइज है जहां मेंबर्स का एक कंट्रोल होता है और सब मिलकर अपने बेनिफिट के लिए काम करते हैं। इसमें हर मेंबर का इक्वल वोट होता है और प्रॉफिट भी सब में बराबर बांटा जाता है। कोऑपरेटिव्स एग्रीकल्चर, हाउसिंग, बैंकिंग, डेयरी जैसे सेक्टर्स में काम करते हैं। एग्जाम्पल, अमूल एक फेमस डेयरी कोऑपरेटिव है जिसके थ्रू गुजरात के हजारों फार्मर्स एम्पावर हुए हैं। 2. एम्स ऑफ कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स के कुछ मेन एम्स होते हैं। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन बेटर बनाना रिसोर्स शेयरिंग के थ्रू। सोशल डेवलपमेंट, सेल्फ रिलायंस, म्यूचुअल कोऑपरेशन और डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस प्रमोट करना। इंक्लूसिव ग्रोथ, उन लोगों तक पहुंचना जहां प्राइवेट या गवर्नमेंट सर्विसेज नहीं पहुंचती, जैसे रूरल पुअर। केस स्टडी, रूरल वीमेन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने कोऑपरेटिव मॉडल में काम करके उनकी सोशल और इकोनॉमिक पोजीशन स्ट्रांग बनाई है। 3. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोऑपरेटिव्स। ऑब्जेक्टिव्स ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं जो उनका डेली फंक्शनिंग गाइड करते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज देना, मेंबर्स को डेली जरूरत की चीजें सही रेट पर देना। क्रेडिट एक्सेस, सस्ता और आसान लोन देना, स्पेशली गांव के लोगों को। स्किल डेवलपमेंट, मेंबर्स की स्किल्स बढ़ाकर उन्हें प्रोडक्टिव बनाना। मिडलमैन को हटाना, सीधा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को जोड़ना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। सेविंग कल्चर, मेंबर्स में सेविंग और फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाना। 4. रेलेवेंस और गवर्नमेंट सपोर्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कोऑपरेटिव्स को सपोर्ट करते हैं। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 ने कोऑपरेटिव्स को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। नाबार्ड और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स फंडिंग और मॉनिटरिंग में मदद करते हैं। एग्जाम्पल, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज PACS फार्मर्स को सीड्स, फर्टिलाइजर और लोन प्रोवाइड करते हैं। कंक्लूजन, कोऑपरेटिव्स इंडिया के रूरल डेवलपमेंट में एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। इनका डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव मॉडल लोगों को एम्पावर करता है। अगर इन्हें और स्ट्रेंथन किया जाए तो सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक रेजिलियंस दोनों अचीव किया जा सकता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 6. Write a note on the nature of administrative reforms in India since independence. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि 1947 के बाद भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कैसे आए। हमें इन रिफॉर्म्स के गोल्स, स्टेजेस, इंपॉर्टेंट कमिटीज और उनका इम्पैक्ट बताना है। चैलेंजेस और नए ट्रेंड्स भी इंक्लूड करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का मतलब होता है सरकारी सिस्टम में ऐसे बदलाव लाना जो यूज ज्यादा इफेक्टिव, ट्रांसपेरेंट और लोगों के लिए हेल्पफुल बनाए। आजादी के बाद भारत में गवर्नेंस को बेटर बनाने के लिए रिफॉर्म्स की जरूरत महसूस हुई। इस प्रोसेस में कई इंपॉर्टेंट कमिटीज और कमीशंस का रोल रहा है। मेन बॉडी। 1. पोस्ट इंडिपेंडेंस रिफॉर्म इनिशिएटिव्स। आजादी के बाद इनिशियली ब्रिटिश स्टाइल एडमिनिस्ट्रेशन चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे डेमोक्रेटिक और डेवलपमेंटल नीड्स के हिसाब से चेंजेस लाए गए। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 1966-70 ने कई रिकमेंडेशंस दिए, जैसे पर्सनल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन और सिटीजन सर्विस इंटरफेस। 2. रोल ऑफ कमिटीज एंड कमीशंस। सेकंड ARC 2005-9
एक मॉडर्न और वाइड रेंजिंग इनिशिएटिव था जिसमें एथिक्स, ई गवर्नेंस, आरटीआई, क्राइसिस मैनेजमेंट और सर्विस डिलीवरी कवर किया गया। सतीश चंद्र कमेटी, होता कमेटी और संथानम कमेटी जैसे ग्रुप्स ने भी रिफॉर्म्स के लिए काम किया, स्पेशली करप्शन को कम करने के लिए। इन सब का फोकस था डिसेंट्रलाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ाना। 3. की एरियाज ऑफ रिफॉर्म्स। सिविल सर्विसेज, ट्रेनिंग इंप्रूव करना, लैटरल एंट्री लाना, परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल और ब्यूरोक्रेसी का साइज ऑप्टिमाइज करना। ए गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन सर्विसेज, ए ऑफिस और आईसीटी टूल्स का यूज बढ़ाकर करप्शन कम करना और एफिशिएंसी बढ़ाना। डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज को स्ट्रांग बनाना वाया 73rd और 74th अमेंडमेंट्स। आरटीआई एक्ट 2005, इसने कॉमन सिटीजन्स को गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन एक्सेस करने का अधिकार दिया। एथिक्स और एंटी करप्शन, लोकपाल, लोकायुक्त जैसे बॉडीज का बनाना और विजिलेंस को स्ट्रांग बनाना। 4. चैलेंजेस एंड करंट ट्रेंड्स। रेजिस्टेंस टू चेंज, ब्यूरोक्रेसी का कंजर्वेटिव नेचर और पॉलिटिकल विल की कमी रिफॉर्म्स को स्लो करता है। लैक ऑफ कैपेसिटी, स्किल्ड लोगों और ट्रेनिंग की कमी भी एक बड़ा इशू है। डिजिटल डिवाइड, रूरल एरियाज में टेक्नोलॉजी एक्सेस की कमी एक गवर्नेंस को लिमिट करती है। रीसेंट ट्रेंड्स, आप फोकस है मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, मिशन कर्मयोगी और एआई जैसे टूल्स का उस बढ़ाने पर। कंक्लूजन, भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आप सिर्फ स्ट्रक्चरल नहीं, एथिकल और टेक्नोलॉजिकल लेवल पर भी हो रहे हैं। हालांकि कुछ प्रोग्रेस हुई है, लेकिन एग्जीक्यूशन में अभी भी गैप्स है। फ्यूचर रेडी गवर्नेंस के लिए कंटिन्यूअस और इंक्लूसिव रिफॉर्म्स जरूरी है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 7. Bring out the role of नीति आयोग in transforming India. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि नीति आयोग का क्या रोल है इंडिया के डेवलपमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन में। इसमें उसके स्ट्रक्चर, काम, इनिशिएटिव्स और इम्पैक्ट को एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, को 2015 में प्लानिंग कमीशन की जगह बनाया गया था। ये एक पॉलिसी थिंक टैंक है जो गवर्नमेंट को डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है। प्लानिंग कमीशन के अनलाइक, यह फंड एलोकेट नहीं करता, बल्कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और इनोवेशन पर फोकस करता है। नीति आयोग का गोल है इंक्लूसिव और पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट को प्रमोट करना। मेन बॉडी। 1. स्ट्रक्चर और मैंडेट ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर और इसमें गवर्निंग काउंसिल होती है जो स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स और यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स से मिलकर बनती है। इसमें रीजनल काउंसिल्स, फुल टाइम और पार्ट टाइम मेंबर्स और एक सीईओ भी होते हैं। इसका काम है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाना और नए आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना। 2. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा। नीति आयोग सेंटर और स्टेट के बीच कोलैबोरेशन का प्लेटफॉर्म बनाता है। यह स्टेट्स को पॉलिसी डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन में इक्वल पार्टनर बनाता है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम जैसे इनिशिएटिव स्टेट्स के साथ मिलकर बनाए जाते हैं जिससे बैकवर्ड एरियाज का विकास हो सके। 3. पॉलिसी प्लानिंग और रिफॉर्म्स। नीति आयोग लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज और पॉलिसी रोड मैप्स बनाता है, जैसे कि स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया 75, जिसमें 2022 to 23 तक के डेवलपमेंट गोल्स दिए गए हैं। एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स में रिफॉर्म लाने पर फोकस करता है। 4. मॉनिटरिंग और एवैल्यूएशन रोल। नीति आयोग डाटा एनालिसिस, पॉलिसी फीडबैक और स्कीम मॉनिटरिंग में एक्टिव है। इसने रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम्स और इंडेक्सेस जैसे हेल्थ इंडेक्स, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स डेवलप किए हैं। यह टूल्स हेल्प करते हैं बेटर डिसीजन मेकिंग और अकाउंटेबिलिटी लाने में। 5. इनोवेशन और डिजिटल पुश। नीति आयोग के इनिशिएटिव्स जैसे अटल इनोवेशन मिशन, AIM, स्टार्टअप्स और स्कूल लैब्स को सपोर्ट करते हैं। यह डिजिटल इकोनॉमी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नए टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करता है। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर ये वर्ल्ड क्लास बेस्ट प्रैक्टिसेस को इंडिया में लाना चाहता है। कंक्लूजन। नीति आयोग ने इंडिया के डेवलपमेंट को नए डायरेक्शन में ले जाने का काम किया है जिसमें इनोवेशन, प्लानिंग और इंक्लूजन को इंपॉर्टेंस मिलता है। यह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्ट्रांग बनाता है और डाटा ड्रिवन गवर्नेंस को आगे बढ़ता है। लेकिन इसकी सफलता के लिए सेंटर और स्टेट्स दोनों का एक्टिव सपोर्ट जरूरी है।
अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 8. Write short notes in about 200 words on each of the following. A. Community-based organization. B. Non-profit trust. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 2 शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। पार्ट ए में कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के मीनिंग, काम और रोल के बारे में बताना है। पार्ट बी में हमें नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट क्या होता है, कैसे काम करता है और इसका एग्जाम्पल देना है। दोनों पार्ट्स में लगभग 200 वर्ड्स होने चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस और नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट्स वॉलंटरी सेक्टर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इनका फोकस ग्राउंड लेवल पर काम करना और लोगों को एम्पावर करना होता है। ये इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट के साथ मिलकर या इंडिपेंडेंट काम करके वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंट करते हैं। ए. कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। मेन बॉडी, डेफिनेशन और पर्पस। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस (CBO) एक लोकल लेवल की नॉन प्रॉफिट ग्रुप होती है जो कम्युनिटी के लोगों के द्वारा बनाई जाती है। इनका मेन एम होता है स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स जैसे हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, एम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करना। खास बातें, ये ग्रासरूट्स लेवल पर काम करती है और लोकल नीड्स को समझती है। पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट को बढ़ावा देती है। छोटी स्केल पर होती है पर डीपली कनेक्टेड होती है कम्युनिटी से। फंक्शंस और रोल। कम्युनिटी रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना और सेल्फ हेल्प प्रमोट करना। गवर्नमेंट के साथ या बिना सरकारी मदद के वेलफेयर प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करना। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जैसे महिलाओं, SC/ST को एम्पावर करना। एग्जाम्पल्स। विलेज हेल्थ कमिटीज, महिला मंडल्स या SHGS जो रूरल एरियाज में सैनिटेशन और अवेयरनेस पे काम करती है। बी. नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट। मेन बॉडी, डेफिनेशन और लीगल नेचर। नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट एक ऐसी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत रजिस्टर होती है। इसका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि सोशल सर्विस होता है। ऑब्जेक्टिव्स और एरियाज ऑफ वर्क। एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट और पॉवर्टी जैसे एरियाज में काम करती है। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करती है बिना किसी पर्सनल फाइनेंशियल गेन के। स्ट्रक्चर और काम करने का तरीका। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इससे मैनेज करते हैं। फंडिंग डोनेशंस, ग्रांट्स या गवर्नमेंट एड से मिलती है। जो भी इनकम होती है वो सिर्फ ट्रस्ट के कामों में लगती है, ट्रस्टीज के पर्सनल यूज में नहीं। एग्जाम्पल्स। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, टाटा ट्रस्ट जैसे इंस्टीट्यूशंस जो फ्री स्कूल्स या हॉस्पिटल्स चलते हैं। कंक्लूजन। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस और नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट्स दोनों हाई इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। CBOs जहां लोकल लेवल पर लोगों के साथ मिलकर काम करती है, वही ट्रस्ट स्ट्रक्चर्ड वे में बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। दोनों मिलकर सरकारी सर्विसेज को सपोर्ट करते हैं और समाज के कमजोर लोगों को अपलिफ्ट करते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।